साल 2025 की गर्मियों की शुरुआत भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक नया और खतरनाक मोड़ लेकर आई। 6 और 7 मई की रात को भारतीय सशस्त्र बलों ने एक बड़े सैन्य अभियान को अंजाम दिया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का कूट नाम दिया गया। यह अभियान पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर केंद्रित था। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें कुछ हफ्ते पहले कश्मीर की वादियों में हुए एक बर्बर आतंकी हमले से जुड़ी थीं। ये हमला इतना क्रूर था कि उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और सरकार पर जवाबी कार्रवाई के लिए भारी दबाव बना दिया। ये ऑपरेशन भारत की दशकों पुरानी संयम की नीति से एक निर्णायक बदलाव का संकेत था, जिसने दोनों परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों को एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुई एक दिल दहला देने वाली आतंकी घटना से हुई। पहलगाम, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है, उस दिन निर्दोष पर्यटकों के खून से लाल हो गया। द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक एक आतंकवादी संगठन ने पर्यटकों के एक समूह को अपना निशाना बनाया। हमलावरों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए लोगों को रोककर उनसे उनके नाम और धर्म पूछे। उन्होंने लोगों को जबरन कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया और पुरुषों के खतने की जांच की। जिन लोगों की पहचान हिंदू के रूप में हुई, उन्हें उनके परिवारों के सामने बेरहमी से मार दिया गया। इस नरसंहार में कुल 27 लोगों की जान गई, जिनमें 26 भारतीय हिंदू और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। यह हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता पर सीधा प्रहार था। पहलगाम हमले की बर्बरता ने पूरे भारत में गुस्से की लहर दौड़ा दी। समाज के हर कोने से सरकार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठने लगी। भारत ने बिना किसी देरी के इस हमले के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों ने इस दावे को और पुख्ता कर दिया। जांच में पता चला कि हमलावरों में से एक, जिसका नाम हाशिम मूसा था, वह पाकिस्तानी सेना की स्पेशल फोर्सेज का एक पूर्व पैरा कमांडो था। ये जानकारी पाकिस्तान की संलिप्तता का एक अकाट्य प्रमाण थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह हमला सिर्फ कुछ भटके हुए आतंकवादियों का काम नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन भारत इस बार किसी भी तरह के कूटनीतिक दबाव में आने को तैयार नहीं था। इस हमले ने भारत सरकार को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां से संयम का रास्ता चुनना लगभग नामुमकिन हो गया था। देश के भीतर बढ़ता जन आक्रोश और विपक्ष का दबाव सरकार को एक निर्णायक कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि इस बार की प्रतिक्रिया 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी कहीं ज्यादा बड़ी और असरदार होगी। ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखना अपने आप में एक गहरा प्रतीकवाद लिए हुए था। यह नाम हिंदू विवाहित महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले सिंदूर से प्रेरित था, जिसे राष्ट्रीय सम्मान और अस्मिता के प्रतीक के रूप में पेश किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में कहा, उन्होंने हमारा सिंदूर मिटाने की कोशिश की, हमने उन्हें धूल में मिला दिया। यह बयान आने वाले दिनों के लिए भारत के इरादों को साफ तौर पर बयां कर रहा था। 6 मई 2025 की रात को, जब पाकिस्तान बेखबर था, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज कर दिया। यह भारत के सैन्य इतिहास में सबसे जटिल और तकनीकी रूप से उन्नत अभियानों में से एक था। भारतीय लड़ाकू विमानों ने रात के अंधेरे में नियंत्रण रेखा को पार किया और पाकिस्तान तथा पीओके में स्थित 9 अलग अलग आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इन लक्ष्यों में से 5 पीओके में थे, जबकि 4 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के भीतर, जिसमें मुरिदके और बहावलपुर जैसे आतंकी संगठनों के गढ़ शामिल थे। इन हमलों का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को तबाह करना था, जिसमें उनके लॉन्च पैड, प्रशिक्षण शिविर और कमांड सेंटर शामिल थे। भारत ने इस ऑपरेशन में अपनी अत्याधुनिक सैन्य क्षमताओं का खुलकर प्रदर्शन किया, जिससे पाकिस्तान की रक्षा तैयारियों की पोल खुल गई। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह थी कि भारत ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ ब्रह्मोस और SELP-EG जैसी स्टैंड ऑन क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इन हथियारों की खासियत यह है कि इन्हें दुश्मन की हवाई सुरक्षा की पहुंच से दूर रहकर भी दागा जा सकता है, जिससे भारतीय विमानों का जोखिम कम हो जाता है। इसके अलावा फ्रांसीसी हैमर बम, ड्रोन से गिराए जाने वाले छोटे बम और इजरायली हार्पी हारोप जैसे आत्मघाती ड्रोन्स का भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया।
यह एक बहुआयामी हमला था जिसमें हवाई हमलों के साथ साथ ड्रोन और तोपखाने का भी समन्वय था। यह अभियान 1971 के युद्ध के बाद पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अग्रिम एयरबेस को भी निशाना बनाया, जो भारत के आक्रामक रुख को दर्शाता था। भारत का आधिकारिक पक्ष यह था कि यह अभियान पूरी तरह से गैर सैन्य और आतंकवाद विरोधी था, जिसका एकमात्र लक्ष्य उन आतंकी समूहों को खत्म करना था जो भारत में हमले करते हैं। भारत ने स्पष्ट किया कि उसने जानबूझकर पाकिस्तानी सेना या नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाया ताकि संघर्ष को पूर्ण युद्ध में बदलने से रोका जा सके। हालांकि पाकिस्तान ने भारत के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उसने आरोप लगाया कि भारतीय हमलों में नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें एक बच्चे सहित 26 नागरिक मारे गए और कुछ मस्जिदें भी क्षतिग्रस्त हुईं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे युद्ध की कार्रवाई करार दिया और भारत को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। हालांकि बाद में हुई स्वतंत्र जांचों ने पाकिस्तान के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जांच में यह बात सामने आई कि जिन मस्जिदों के क्षतिग्रस्त होने का दावा किया गया था, उनका इस्तेमाल आतंकवादी अपनी गतिविधियों और साजिशों को अंजाम देने के लिए कर रहे थे। इससे भारत के इस दावे को बल मिला कि उसके हमले सटीक खुफिया जानकारी पर आधारित थे और उनका निशाना केवल आतंकवादी ठिकाने ही थे। इस बीच पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसकी वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई में भारत के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया, जिनमें 3 राफेल भी शामिल थे। भारत ने अपने कुछ विमानों के नुकसान की बात को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि यह एक सीमित संघर्ष के नियमों के तहत जानबूझकर उठाए गए जोखिम का परिणाम था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ा। 7 मई को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे नियंत्रण रेखा पर एक सीमित लेकिन भीषण संघर्ष छिड़ गया। अगले 4 दिनों तक, यानी 7 से 10 मई तक, दोनों सेनाओं के बीच भारी गोलीबारी होती रही। इस दौरान तोपखाने, मोर्टार और यहां तक कि टैंकों का भी सीमित उपयोग किया गया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारत के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में 15 से अधिक स्थानों पर ड्रोन से हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने इनमें से अधिकांश हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी तोपखाने की गोलाबारी में 3 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की भी खबर आई, जिससे सीमावर्ती इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। ये संघर्ष केवल जमीन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि हवा में भी दोनों देशों की वायु सेनाएं आमने सामने आ गईं। पाकिस्तानी वायुसेना ने तुर्की निर्मित ड्रोन और अपनी छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे फतह 1 और फतह 2 का इस्तेमाल करके भारत के उधमपुर और पठानकोट जैसे एयरबेस को निशाना बनाने का प्रयास किया। हालांकि इन हमलों से कोई बड़ा सैन्य नुकसान नहीं हुआ। हवाई झड़पों में भारत को अपने 3 से 4 विमानों का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि भारत के हमलों से पाकिस्तान के कम से कम 6 एयरबेस, उनके रडार सिस्टम और रनवे को काफी क्षति पहुंची। यह पहली बार था जब दोनों परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों ने एक दूसरे के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल किया था। जैसे ही संघर्ष के फैलने का खतरा बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तुरंत हरकत में आ गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्थिति को नियंत्रित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 9 और 10 मई को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं से फोन पर बात की। अमेरिका ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की। अमेरिका की सक्रिय मध्यस्थता ने पर्दे के पीछे एक युद्ध विराम समझौते की नींव रखी। दुनिया की अन्य बड़ी शक्तियों ने भी दोनों देशों से बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया, क्योंकि कोई भी दक्षिण एशिया में एक और पूर्ण युद्ध का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और पर्दे के पीछे की कूटनीति आखिरकार रंग लाई। 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों के बीच हॉटलाइन पर बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद दोनों देश संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए और नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी थम गई। इस पूरे संकट के दौरान एक राहत की बात यह रही कि किसी भी पक्ष ने सार्वजनिक रूप से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी नहीं दी। दोनों देशों ने सैन्य लामबंदी को भी एक सीमित दायरे में रखा, जिससे यह संकेत मिला कि वे स्थिति को एक निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। इस संयम ने एक बड़े विनाश को टाल दिया, लेकिन इस घटना ने दुनिया को एक बार फिर याद दिलाया कि यह क्षेत्र कितना संवेदनशील है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक बड़े बदलाव का प्रतीक था।
इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि अब वह सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों के लिए केवल आतंकी संगठनों को ही नहीं, बल्कि उन्हें पनाह देने वाले देश को भी सीधे तौर पर जिम्मेदार मानेगा। नई नीति के तहत पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादी समूहों की मौजूदगी ही भारत के लिए सैन्य कार्रवाई करने का पर्याप्त कारण होगी, भले ही किसी हमले में पाकिस्तानी सरकार की सीधी संलिप्तता का सबूत न भी हो। यह भारत के पहले के रणनीतिक संयम की नीति से एक बहुत बड़ा विचलन था, जिसने भविष्य के लिए एक नई और आक्रामक प्रतिक्रिया की रूपरेखा तैयार कर दी। इस ऑपरेशन का भारतीय समाज पर भी गहरा और बहुस्तरीय प्रभाव पड़ा। एक तरफ जहां देश में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना का उभार हुआ, वहीं दूसरी तरफ पहलगाम हमले के बाद देश के भीतर इस्लामोफोबिया और घृणा अपराधों में चिंताजनक वृद्धि देखी गई। नागरिक अधिकार संरक्षण संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार हमले के बाद के केवल 2 हफ्तों में मुसलमानों के खिलाफ 184 घृणा अपराध दर्ज किए गए। सरकार की आलोचना करने वालों या शांति की वकालत करने वालों को निशाना बनाया गया। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर और अकादमिक डॉ. माधुरी काकोटी जैसी शख्सियतों पर सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाने के लिए एफआईआर दर्ज की गई। इस माहौल ने देश के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित किया। ऑपरेशन सिंदूर का असर भारत के राष्ट्रीय बजट पर भी दिखाई दिया। 2025-26 के केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में भारी वृद्धि की गई और इसे 6.81 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.5% अधिक था। इसके विपरीत स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के बजट में मामूली वृद्धि हुई। ये दर्शाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने की नीति का सीधा असर देश के सामाजिक विकास के एजेंडे पर पड़ा। सरकार पर यह आरोप भी लगे कि उसने इस ऑपरेशन का इस्तेमाल घरेलू राजनीति में लाभ उठाने और बहुसंख्यकवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए किया, जिसने समाज में ध्रुवीकरण को और गहरा कर दिया। अंत में ऑपरेशन सिंदूर 2025 भारत पाकिस्तान संबंधों में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में दर्ज हो गया है। इसने यह साबित कर दिया कि भारत अब सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और वह इसका जवाब देने के लिए सैन्य जोखिम उठाने को भी तैयार है। हालांकि इस घटना ने यह भी उजागर किया कि इस तरह के संघर्षों की एक बड़ी सामाजिक और राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ती है। इसने ड्रोन और मिसाइल युद्ध के एक नए युग की शुरुआत की और यह भी दिखाया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव एक बड़े युद्ध को टाल सकता है। ऑपरेशन सिंदूर एक चेतावनी है कि जब तक पाकिस्तान की धरती आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बनी रहेगी, तब तक दक्षिण एशिया में ऐसे संकटों का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा।